हाँ जी बेटा, आइए जी हम आज अकाउंटिंग रेशोज रिवाइज करते हैं। 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा जी, ठीक है। बट उससे पहले सारे रेशोज, उसके इंटरनल फॉर्मूलेज वो आपको याद होने चाहिए। बहुत जल्दी हम कोशिश करते हैं सारा आज पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, प्लस साथ में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट होता है हमारे रेशोज के ऊपर, वो भी हम समझेंगे आज क्लास के अंदर। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेशोज पढ़ते हैं हम। रेशो क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका व्हाट इज अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। अब अकाउंटिंग ये वेरिएबल्स क्या है? एक्स और वाई। पर अकाउंटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, करंट असेट्स, क्विक असेट्स, डेट, इक्विटी, ये सारा क्या होता है मेरे बच्चे हमारा? दैट इज अकाउंटिंग रेशोज। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपको रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस में क्या बोला? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? किसी कंपनी का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, किसी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशोज, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशोज। तो अकाउंटिंग रेशोज हमें हेल्प करती है किस चीज़ में? ये बताने चाहिए के लिए कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली साउंड है, क्या वीक एरियाज़ है, क्या प्रॉब्लम एरियाज़ है, ये सब चीज़ें हमें समझ आती है विद द हेल्प ऑफ रेशोज। उसके बाद एडवांटेज क्या है इसके? बहुत सिंपल अगर बात करेंगे हम, एडवांटेजेस है नंबर 1, हम इसकी हेल्प से क्या कर पाते हैं? एनालिसिस मतलब कंपेयर। नंबर 2, सिंप्लीफाई करते हैं हम डाटा को। से फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स है, उसको मैं सिर्फ बोल दिया ओवरऑल 80% मार्क्स है, दैट्स इट। एक सिंगल मतलब फिगर ने पूरा डिफाइन कर दिया आपकी परसेंटेज या आपकी परफॉर्मेंस का लेवल को। सिंप्लीफाई कर दिया। हमारी एफिशिएंसी बताता है रेशोज़ कि हम कितने अच्छे से काम करते हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। उसके बाद हमारे प्रॉब्लम एरियाज़ के बारे में बताते हैं और कंपैरेटिव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या हो गए? एनालिसिस करने में हेल्प करता है, कंपेयर करने में हेल्प करता है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है। उसके बाद हमारी एफिशिएंसी के बारे में बताएगा, साथ में प्रॉब्लम एरियाज़ क्या हो गए? हमारे प्रॉब्लम एरियाज़। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है? एक तो फॉल्स रिजल्ट बता रहा है ये आपको, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट करके रेशोज़ के अंदर आप अपने रिजल्ट दिखा सकते हो, राइट। उसके बाद क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है। विंडो ड्रेसिंग्स बहुत होती हैं, पर्सनल बायसनेस बहुत होती हैं, याद करो यही हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में था, ठीक है। उसके बाद पर्सनल बायसनेस होती है, स्टैंडर्डाइजेशन का लैक होता है आपका, मतलब अलग अलग पर्सन अपने अकॉर्डिंग किसी भी रेशो को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है इसका, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। उसके बाद इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस मतलब इन्फ्लेशन, मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेशन। तो दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशोज। नंबर 1 फिर बोलूँगा फॉल्स रिजल्ट, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स इग्नोर होते हैं, पर्सनल बायसनेस होती है इसके अंदर। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और प्राइस लेवल जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो 6 पॉइंट्स हो गए। ये 2 चीज़ें थी आपकी, एडवांटेज और लिमिटेशंस। अगर हम बात करें, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जल्दी से रिपीट कर, रेशोज, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, अकाउंटिंग रेशोज, रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। बट व्हाट आर अकाउंटिंग वेरिएबल्स? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, करंट रेशो, करंट असेट्स, क्विक असेट्स, दीज आर द अकाउंटिंग वेरिएबल्स। इन दोनों के बीच में हम क्या बता रहे हैं? एक रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है, कोई कनेक्शन है दोनों के बीच में, ठीक है। रेशो एनालिसिस मतलब एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रेशोज, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशोज इज नोन एज आपका रेशो एनालिसिस। पर अकाउंटिंग रेशोज के एडवांटेज कहते हैं, हम सिंप्लीफाई करता है चीज़ों को, नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या? कंपैरेटिव हो गया, एनालिसिस ईजी हो जाती है हमारी। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी चेक होती है, प्रॉब्लम एरियाज को हम चेक कर सकते हैं, बट कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। फॉल्स रिजल्ट देता है हमें ये, विंडो ड्रेसिंग होती है, पर्सनल बायसनेस हो सकती है इसके अंदर आपकी। उसके बाद क्या हो गया आपका? स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती इसके अंदर, और इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, दैट्स इट। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब अगर हम बात करें रेशोज़ को, रेशोज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। नंबर 1 सॉल्वेंसी रेशो, नंबर 2 लिक्विडिटी रेशो, नंबर 3 आपका हो गया आपका एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एक्टिविटी इज व्हाट? एफिशिएंसी रेशो। उसके बाद हम क्या बोलते हैं लास्ट लेवल पे? आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। अगर हम बात करें सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशोज़ की, किसकी बात करेंगे? सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशोज़ की। तो ढंग से देखना, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको? सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ रहा है करंट रेशो। तो करंट रेशो इज वर्किंग कैपिटल रेशो ऑल्सो, क्या बोलते हैं इसको हम? और ये बेस्ट रेशो क्या होता है? 2:1। याद है चीज़ क्या होता है मेरा बच्चा? 2:1। अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बट व्हाट आर करंट असेट्स? अब तो वैसे पता है हमें करंट असेट्स क्या होते हैं, बट फिर भी स्टिल हम देखते हैं करंट असेट्स के। कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट। कैश और बैंक कैश ही होता है,
करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या बन गए, इनसे हम क्या लेते हैं, इन्वेंट्री, क्या लेते हैं हम, इन्वेंट्री में सब कुछ आता है एक्सक्लूडिंग 2 आइटम्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। उसके बाद आगे डेटर्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या आ गए हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम, ये ऐसे याद कर लो आप। फिर बोलो कैश, बैंक, उसके बाद आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स, 3 आइटम हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या नहीं आता हमें पता है, ठीक है। उसके बाद उसके क्या बोले डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, BRB आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत, पक्का। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है मेरे बच्चे, आपका करंट लाइबिलिटी में आता है आपके पास आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल मतलब क्या हो गया, ट्रेड पेबल्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ गई, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़ आ गई आपकी, वो भी आती हैं वैसे तो, बट जनरली यहाँ पे कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है आपसे, सिर्फ और सिर्फ ये आपसे इसी पे बात करेगा आपको, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इन पे बात करेगा। आउटस्टैंडिंग किसका पार्ट है, ऑल वेल, चलिए जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, क्विक रेशोज़ क्या होते हैं, क्विक रेशोज़ का मतलब होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, बट क्विक असेट्स क्या होते हैं आपके, जो क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इसमें से 2 चीज़ें हटा दो, करंट असेट से हटा दो प्रीपेड, वो तो वैसे भी कैश नहीं देगा, और साथ में इन्वेंट्रीज, साथ में इन्वेंट्रीज, तो क्या आ गए आपके क्विक असेट्स, कोई दिक्कत। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, उसके बाद बोला डेट टू इक्विटी रेशो, क्या बोला मेरे बच्चे, डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का हम डिफाइन करते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको, डेट का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट, तो इसमें क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें हम, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन और पब्लिक डिपॉजिट, याद आ गया, ठीक है, डिबेंचर्स, लोन और क्या आ गया मेरे बच्चे, पब्लिक डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आपके पास थे, पर यहाँ पे उसमें पूछता नहीं है, बस लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिख देगा आपको ये, ठीक है। इक्विटी के अंदर सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें ऐड करोगे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें क्या ऐड करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, क्या बोलते हैं इसको, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसके बाद भी एक स्टॉप है, ठीक है, उसमें ऐड कर दो प्रेफरेंस वालों को, बन गई वो इक्विटी, क्या बन गई वो इक्विटी, ठीक है। या फिर और तरीका क्या है, टोटल एसेट्स या बोलो टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है, उसमें से लेस कर दो टोटल डेट, तो भी क्या आ गई आपके पास, दैट इज आपके पास आ गई है इक्विटी, क्या आ गई मेरे बच्चे, इक्विटी। तो ये भी एक तरीका इक्विटी निकालने का, अभी लर्न करा दूंगा, थोड़ा टाइम दो मुझे आप। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से हटा दो आप क्या, टोटल लॉन्ग टर्म डेट, तो भी क्या आ गई आपकी इक्विटी आ गई। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, नेक्स्ट फॉर्मूला इसका टोटल असेट्स अपॉन डेट रेशो, अपॉन डेट, सॉरी टोटल असेट्स अपॉन डेट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या आ गया, नॉन करंट असेट्स आ गए। अब नॉन करंट असेट्स के अंदर बेटा क्या क्या आता है आपका, टेंजिबल, इनटेंजिबल, लोन एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, सब आ गया आपका, प्लस साथ में करंट असेट्स, क्या आ गए मेरे बच्चे, करंट असेट्स। नेक्स्ट आपके पास आ गया प्रोप्राइटरी रेशो, क्या आ गया मेरे बच्चे, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। 6 नंबर पे अनवांटेड था ये पहले से ही हमारे पास, ठीक है, डेट अपॉन, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और लास्ट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। चलिए जी एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, फिर क्या बोला मैंने आपको, क्विक रेशो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये बेस्ट क्या है, 2:1, ये बेस्ट क्या है, 1:1। करंट असेट्स क्या होते हैं, अगर ढंग से बोलूँ, बहुत शॉर्ट में बोलूँ, कैश, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म वाली, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री आ गई, उसके बाद आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, आर मतलब रिसीवेबल्स दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक है, प्रीपेड आ गया और साथ में अक्रूड इनकम। और उसके बाद इन्होंने यहाँ से बोल रहे हैं क्या हटा दो, आप यहाँ से इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा दो, तो क्या बन गई, क्विक असेट्स, ठीक है। इन दोनों को हटा दो यहाँ से, तो क्या बन जाएंगे ये क्विक असेट्स। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह हो गए आपके, आउटस्टैंडिंग हो गया आपका, ये सब चीज़ें आ गई, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह, दैट इज़ माय करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या बोला इन्होंने आपको, डेट टू इक्विटी, तो क्या आ गया, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या बोला इन्होंने आपको, टोटल असेट टू डेट, क्या हो गया, टोटल असेट्स अपॉन डेट।
पर प्रोप्राइटरी रेशो इसका उल्टा हो जाता है, वो होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। देखो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले करके जाना आप यहाँ से। ये मतलब 5 टोटल हो गए, ये हो गए सॉल्वेंसी, क्या हो गया ये सॉल्वेंसी, और ये हो गया आपका लिक्विडिटी, याद हो गया। फिर उसके बाद एक जो बेकार है आपका, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अब पीबीआईटी कैसे निकालते हैं? पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स, या फिर पैट 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100 प्लस इंटरेस्ट। चलिए जी, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ आज लाइफ में, ध्यान से मेरे साथ बोलना है आप सब बच्चों ने, ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ध्यान दो, मेरे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या है मेरे बच्चे? इक्विटी शेयर कैपिटल, सब बच्चे ध्यान दोगे अच्छे से। प्लस क्या करते हैं इसके अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या बन जाता है मेरा ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये कोई लोग ध्यान नहीं देते पर ये पॉइंट है आपका। प्लस इसमें ऐड कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या ऐड कर दो? प्रेफरेंस वाले, तो क्या आ जाता है मेरे पास? शेयर होल्डर फंड, इसको ही बोलते हैं हम इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको हम? इक्विटी। ये इक्विटी में दोनों आते हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। इक्विटी शेयर होल्डर फंड और इक्विटी अलग अलग चीज़ है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड ये है, इक्विटी ये है, और इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। इक्विटी को बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड। मेरी बात समझ आई? इसमें ऐड कर दो लॉन्ग टर्म डेट, क्या ऐड कर दो? लॉन्ग टर्म डेट। तो बेटा पता क्या आता है? दैट इज ये आपका, इसमें ऐड कर दो कि लॉन्ग टर्म डेट बन गए कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ गया मेरे बच्चे? इसके अंदर ऐड कर दो आप क्या अपना, दैट इज अपना करंट लाइबिलिटी, तो आ गई टोटल लाइबिलिटी। क्या आ गई मेरे बच्चे? टोटल लाइबिलिटी। याद हो गया? पक्का? और टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल एसेट। और इसमें क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। याद हुआ? पक्का? ठीक है, तो ये हमने पूरा घुमा यहाँ से, पहले हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आए, यहाँ से वापस यहाँ पर आए। अब रिवर्स मारते हैं, रिवर्स गेम खेलते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स ऐड कर दो इसके अंदर, क्या? करंट एसेट्स, तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? टोटल एसेट्स। क्या आएंगे मेरे बच्चे? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल लाइबिलिटी, राइट। तो ये आएगा टोटल एसेट्स हो गए। अब इसमें से ठीक है, अब इसमें से आप क्या कर दो? माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी। क्या माइनस कर दो? करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो आप टोटल लाइबिलिटी में से, तो क्या बचेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बचेगा? कैपिटल। टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी गई, तो क्या बच गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस कर दो डेट, तो पता क्या बच गई? इक्विटी। अब इक्विटी में से लेस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या लेस करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पता है क्या बच गया आपके पास? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसमें लेस कर दो रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या बच गया? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल इक्विटी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड प्लस क्या करेंगे इसमें? सॉरी, प्रेफरेंस, तो क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं इसको हम? इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको हम? इक्विटी। यस और नो? ठीक है, इक्विटी आते ही हम क्या करेंगे इसके बाद इसके साथ? ठीक है, दैट इज हम डेट को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? अपना करंट लाइबिलिटी, तो क्या आता है? टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कर दो, दैट शुड बी या इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी से लेस क्या करोगे आप? करंट लाइबिलिटी, तो क्या आएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या लेस करोगे? डेट, क्या आ जाएगा? इक्विटी। और इक्विटी से क्या लेस करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड लेस करोगे क्या? रिजर्व एंड सरप्लस, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरी बैलेंस शीट थी, याद हुई? पक्का? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। एक बार फिर दोबारा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या आ गया? इक्विटी शेयर होल्डर फंड।
इसमें क्या ऐड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, आई बात समझ। अब ये शेयर होल्डर फंड जो मेरा आया इसको इक्विटी कहते हैं। इक्विटी में क्या ऐड होता है, डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें क्या ऐड करते हैं हम, करंट लायबिलिटी, तो क्या आता है, टोटल लायबिलिटी। अब उल्टा चलते हैं, टोटल लायबिलिटी में से क्या लेस करोगे, करंट लायबिलिटी, तो क्या आएगा आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या लेस करोगे, डेट, तो क्या होगा, शेयर होल्डर फंड, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। माइनस करोगे प्रेफरेंस, तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। माइनस करोगे रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैप। माइंड घूम गया दोनों लेवल से, वो आगे पीछे आ गया वापस समझ। ठीक है, तो ये थी हमारी बैलेंस शीट, क्या थी मेरी बैलेंस शीट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, डन। तो फिर दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार माइंड को फिर दोबारा करो। अब मैं बोल नहीं रहा, मतलब लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ आपके लिए, आपको इमेजिन करना है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, उल्टा चलते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या ऐड होगा उसके अंदर, करंट एसेट्स, तो क्या आ गया, टोटल एसेट्स, क्या आएगा, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी से क्या लेस करोगे, करंट लायबिलिटी, तो क्या आएगा आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉय। उससे क्या लेस करोगे, डेट, क्या आएगा, इक्विटी। इक्विटी से क्या लेस करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो क्या आ जाएगा, क्या लेस करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या आएगा, याद हो गया। तो ये बैलेंस शीट थी, और इन सब फॉर्मूले में ये बैलेंस शीट काम करेगी बस। ठीक है जी, डन। तो साइड कर दे इसको अब। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया टॉपिक। ठीक, तो यहाँ तक। अब नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, अब आ गए एक्टिविटी रेशोज। क्या आ गए मेरे बच्चे, एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी को एफिशिएंसी रेशो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एफिशिएंसी रेशो। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या आएगा मेरे बच्चे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट इज COGS, व्हाट इज COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, प्लस नेट परचेज। व्हाट इज नेट परचेज, सर नेट परचेज क्या होती है, वेरी गुड, कैश परचेज क्रेडिट परचेज, कैश परचेज क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दैट इज कॉल्ड हमारा नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट आर डायरेक्ट, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, कैरेज इनवर्ड वेजेस। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जिसको नहीं पता लिख सकते हो, कैरेज इनवर्ड कोई भी ऐसा खर्चा जो परचेज पर अटैच्ड है, कैरेज इनवर्ड प्लस साथ में क्या आएगा आपका, फ्रेट वगैरह, प्लस साथ में क्या आ गया आपका, वेजेस वगैरह। ठीक है, माइनस करेंगे क्या हम, क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक इज माई COGS। COGS को कैसे निकालते, सेल्स माइनस GP। क्या निकालते हैं, सेल्स माइनस GP। ठीक है जी, उसके बाद आ गया आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स एंड BR। क्या होता है, डेटर्स एंड BR। तो इसमें क्या होगा बेटा आपका, क्रेडिट सेल, क्या होगा, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल क्या होती है, क्रेडिट सेल क्या होती है, सुन लो मेरी बात। क्रेडिट सेल मतलब कि नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स, नेट सेल्स माइनस, मतलब क्या हो गया, हमें ध्यान रखना है कि सेल्स रिटर्न तो माइनस होनी चाहिए, और नेट सेल में ऑलरेडी माइनस है। नेट सेल का मतलब क्या, नेट ऑफ सेल्स रिटर्न, क्या, नेट ऑफ अपॉन एवरेज रिसीवेबल, अपॉन क्या हो गया, एवरेज। तो क्रेडिट सेल क्या है, टोटल रेवेन्यू या फिर ग्रॉस रेवेन्यू, क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेम कॉपी पेस्ट, पेबल रेशोज, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। हाइयर द रेशो बेटर फॉर द कंपनी, हाइयर द रेशो बेटर फॉर द कंपनी। जहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा, आपको ध्यान रखना है, हाइयर द रेशो बेटर फॉर द कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया आपका, क्रेडिट परचेज क्या होता है ये आपको पता है, परचेज रिटर्न। वर्किंग कैपिटल, फिक्स असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, तीन चीजें हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स असेट्स और टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, मतलब क्या होता है, सेल्स। अगर सेल्स नहीं निकाल पा रहे तो क्या यूज करोगे आप, COGS, वर्किंग कैपिटल, फिक्स असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सबको पता है आज की डेट में, याद हो गया ये वाली बात, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये हमने बोला, फिर दोबारा एक बार रिपीट मारते हैं। ये थे एक्टिविटी रेशोज, क्या थे हमारे, हमने समराइज कर दिए। इसको दो पार्ट में समराइज करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री या फिर डेटर्स या फिर बोलते क्रेडिटर्स, तीन हो गए। इसमें क्या है, न्यूमरेटर में या तो आएगा आपका COGS या तो क्या आएगा आपका COGS आएगा। ठीक है, COGS के अंदर इन्होंने क्या बोला आपको,
हम क्या करेंगे या फिर आपका क्या आएगा क्रेडिट सेल, या फिर क्या आएगा क्रेडिट परचेज, तीनों में से एक आएगा। डिवाइड में इन सबका एवरेज, इन सबका क्या आएगा, या तो एवरेज इन्वेंट्री, या तो एवरेज रिसीवेबल्स, या फिर क्या होगा एवरेज पेबल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया टर्नओवर रेशोज में, ठीक है, फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड, टर्नओवर रेशो। तो न्यूमरेटर क्या है इसमें सब में सेल्स, पर डिवाइड में अलग हो जाएगा सबका, डिवाइड लगा इसकी, फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, याद हो गए। तो एक्टिविटी रेशो इज एफिशिएंसी रेशो। क्या होता है मेरे बच्चे, एफिशिएंसी रेशो। तो ये रेशो क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, या तो पहले COGS लो, COGS के नीचे क्या आएगा इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, फिर क्या होगा क्रेडिट सेल लो, क्रेडिट सेल के नीचे क्या आएगा आपका एवरेज रिसीवेबल, फिर क्या बोलेगा क्रेडिट परचेज लो, क्या आएगा एवरेज पेबल्स, क्या आएगा एवरेज पेबल्स। ऑल वेल, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। और या फिर सेकंड लेवल पे मैंने ये रेशो बना दिया, फिक्स एसेट, क्या वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब यहाँ पे क्या सेल्स, अगर सेल्स नहीं मिल पा रही तो किसको लेंगे हम, COGS। सेल्स अगर मतलब फाइंड करने का चांस ही नहीं है तो COGS, अगर सेल्स निकाल सकते हो निकालनी पड़ेगी पहले। अपॉन फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, या हायर द रेशो बेटर फॉर द कंपनी। जनरली रेशोज की जो डिजाइनिंग होती है वो ऐसी होती है, हायर द रेशो बेटर फॉर द कंपनी। एक्सेप्ट कुछ होती है लाइक करंट रेशो 2:1 है आइडियल रेशो, वो क्या है हमारा 1:1 क्विक रेशो। डेट इक्विटी मैक्सिमम 2:1, क्या मैक्सिमम 2:1। बाकी सब में सिंपल है, हायर द रेशो बेटर फॉर द कंपनी। लास्ट हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। क्या है मेरे बच्चे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ये रेशोज क्या बोल रहे हैं आपको, सबसे पहले GP, OP, NP, GP, OP और NP। अब GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, NP मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है, और क्या हो गया OP मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है बाकी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, RFO। व्हाट इज RFO, नेट सेल्स। क्या होता है मेरे बच्चे, नेट सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स है, इसके अंदर सेल्स ऑलरेडी लेस है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। माइनस करेंगे COGS, क्या माइनस करेंगे COGS इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या लेस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो डेप्रीशिएशन होता है। कौन सा होता है, डेप्रीशिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट नॉन कैश एक्सपेंस। ये MCQ है। डेप्शन क्या है हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बट क्या है वो नॉन कैश है, इसलिए कैश फ्लो में एड बैक होता है। वो इसलिए एड बैक नहीं हो रहा कि नॉन ऑपरेटिंग है, वो इसलिए एड बैक और नॉन कैश है। हम डेप्रिशन क्यों ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग तो है पर क्या है वो नॉन कैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ऐसे बोलेगा ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और फिर बोलेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सुन लो मेरी बात, ऑफिस एंड एडमिन, ये ऑफिस है पूरा, इस ऑफिस का रेंट, इस ऑफिस का रेंट ऑफिस के एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग खर्चा है मेरा, हर 6 महीने होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ की सैलरी, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, दीज ऑल आर माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या थे मेरे बच्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग के एक्सपेंस क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड, क्या हो गया कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स, डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर माई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है ब्रॉडली, पर इसका इंडिविजुअल पार्ट भी आ सकता है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ से लेस करो तो क्या आता है आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है मेरे बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कभी कभी इसको प्यार से आप सब अपने FM के अंदर जो आपका BST है उसमें इसको PBIT कहते हो। क्या बोलते हो इसको आप, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले जो मेन आइटम है वो है इंटरेस्ट। क्या मेरे बच्चे, इंटरेस्ट। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल, लॉस बाय फायर, याद आया, लॉस ऑन सेल, लॉस बाय फायर, दिस ऑल आर माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या है मेरे बच्चे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या है मेरे बच्चे, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये गुडविल में भी काम करेंगे, ये यहाँ पर भी काम करेंगे आपके साथ, ये कैश फ्लो में भी समझ आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। नेट इंटरेस्ट तो है ही है, लॉस ऑन सेल एंड लॉस बाय फायर। डिविडेंड वगैरह भी होते हैं, क्या होते हैं हमारा, डिविडेंड वगैरह, बट डिविडेंड यहाँ पे आता नहीं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ।
उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपको याद हो, मैंने तो फेमसली याद करवाया था आपको, रेड। रेड क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल, क्या होता है मेरे बच्चे? प्रॉफिट ऑन सेल। एक चीज़ और होती है इंश्योरेंस क्लेम, क्या होता है मेरे बच्चे? ये 5 इनकम है सिर्फ। तो इससे क्या आता है? नेट प्रॉफिट। क्या आता है मेरे बच्चे? नेट प्रॉफिट। आई बात समझ? नेट प्रॉफिट से लेस कर दो टैक्स, तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या लेस कर दो? ये बता रहा हूँ मैं एफएम के लिए, वो सॉरी आपके बीएसटी के लिए। प्रेफरेंस डिविडेंड आता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग फॉर, फिर डिवाइड करो उनको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आता है ईपीएस। क्या आता है? ईपीएस। तो हम अकाउंट से निकल के बीएसटी तक गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? तो उल्टा भी चलेंगे वापस। ईपीएस दे रखा है गलती से, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड नहीं मल्टी, क्या आएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी। उसमें ऐड बैक कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड बैक कर दो, तो क्या आ गया आपके पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड बैक कर दो टैक्स, तो क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं चलता हूँ मेरे लिए यहाँ से वापस, ठीक है? तो यहाँ पे ढंग से देखना आप, पहले एक सिंपल आरएफओ, आरएफओ इज नेट सेल्स। आरएफओ क्या होता है? नेट सेल्स। इसको बस 2 स्टेटमेंट याद, ऊपर स्टेटमेंट याद हो गई, नीचे वाली स्टेटमेंट याद करनी है, ठीक है? इसमें से लेस करते हैं सीओजीएस, तो क्या आता है? जी, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज माय नेट इनकम। क्या होता है मेरा? नेट प्रॉफिट, सॉरी क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट जो था कैश फ्लो स्टेटमेंट में घुस जाओ। नेट प्रॉफिट में गिवन होता था क्या? नेट प्रॉफिट गिवन है, उस नेट प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। याद है? रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि इन्वेस्टिंग का पार्ट था, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी आ सकता है ना उल्टा, आपको जानबूझ के बोल दिया नेट प्रॉफिट गिवन है और बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालो। क्या निकालो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालो, ठीक है? फिर हम लेस करते नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर ऐड बैक कर देंगे। क्या करेंगे हम? ऐड बैक एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट पेड, ऐड बैक कर दो, तो क्या आ गई मेरे बच्चे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो, क्या ऐड बैक करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या ऐड बैक करोगे? ऑपरेटिंग, तो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दो सीओजीएस, तो क्या आ गया? सेल्स। क्या आ गई मेरे बच्चे? सेल्स, ठीक है? तो एक बार फिर दोबारा आप सब मुझे बताओगे। सबसे पहले आरएफओ है, क्या लेस करोगे? सीओजीएस। क्या आएगा? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या आएगा? ओपी। ओपी से क्या लेस करते हो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और लेस कर दोगे टैक्स, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके आगे हमारा सिलेबस नहीं है तो हम रोक देते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। प्रेफरेंस डिविडेंड आता है इसके बाद, तो आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी, फिर लेट डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स, क्या आ गया? ईपीएस। क्या आ गया? ईपीएस। ऑल इज वेल। अब उल्टा चलते हैं। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मुझे ईपीएस गिवन है, थोड़ा सा मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, इनटू एन कर दो, एन मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, प्लस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ गया पैट। क्या आ गया? पैट। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट है बात एकदम जो सिखा रहा हूँ मैं, मतलब चांसेस कम है पर पता होना चाहिए। बीएसटी एसटी कहीं पे यूज़ है मुझे नहीं पता। पैट में ऐड कर दोगे क्या? आपका टैक्स, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया। अब इसके अंदर याद करो, हम ऐड करेंगे क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उल्टा कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस। और ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दो सीओजीएस, तो क्या आ गया? आरएफओ। फिर चलो एक बार ढंग से स्टार्टिंग से भी करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है? आरएफओ माइनस क्या करेंगे? क्या आएगा? जीपी माइनस क्या करेंगे इसमें से? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगा, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ये लेस करते हैं इसको टैक्स, तो क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस ये मैक्सिमम हमारे लेवल पे रेशो के अंदर।
ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरे पास, इसमें ऐड क्या करूँगा, टैक्स, तो क्या आएगा, बिफोर टैक्स कहते हैं इसमें। अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ अपने आप को, इंटरेस्ट जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इंटरेस्ट, उसको ऐड करता हूँ तो पीबीआईटी आ जाता है। ठीक है, बट हमारा कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा अलग है, तो पीबीटी आ गया। ठीक है, तो पीबीटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कैश फ्लो वाली आत्मा लेके आओ वापस इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करते हैं सीओजीएस, तो क्या आ गया, याद हुआ। ठीक है, तो ये दो ही तो चीज़ें होती हैं लाइफ में, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस। कोई दिक्कत, एक मिनट जल्दी आओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, सुनो मेरी बात ढंग से, प्लस करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ध्यान देना मेरी बात पर, क्या कहते हैं हम, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो शेयर होल्डर फंड, प्लस करते हैं डेट, तो क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉय। क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ऐड करो करंट लाइबिलिटी, तो टोटल लाइबिलिटीज, और इजिकल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स से लेस कर दो करंट एसेट्स, तो क्या आ गया, नॉन करंट एसेट्स। वापस आ जाओ, नॉन करंट एसेट्स में ऐड कर दो करंट एसेट्स, तो क्या आ गया, टोटल एसेट्स। इसमें इजिकल टू टोटल लाइबिलिटी, माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी, तो क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस कर दो लॉन्ग टर्म डेट, तो क्या आ गया आपका, इक्विटी। अब इक्विटी में से लेस कर दो आप क्या, अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। यस और नो, किसी को दिक्कत, याद हो गया पूरा चैप्टर। तो ये पहले ये सब ये याद होनी चाहिए, वो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे ना। ऑल वेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ सीओजीएस, ऑलरेडी सीओजीएस में आ चुके होते हैं वो। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग भी आता है और क्या आता है मेरे बच्चे, नॉन ऑपरेटिंग भी आता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी लिखो, कहीं पे लिखना पड़ेगा, अलग से स्पेस है तो ठीक है, फिर क्विक नोट्स में अगर स्पेस हो वहीं लिखो जाकर। अब रेशो जो होता है बेटा हमारा, ध्यान देना मेरी बात, मोर देन 1 होता है या रेशो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट पता है आपको। ठीक है, जैसे करंट रेशो, क्विक रेशो, जर्नली क्या होते हैं, मोर देन 1, 2:1, 1:1, 1:1 नहीं कहेंगे हम, मतलब 3:1, ये 2:1, ऐसे करके। डेट इक्विटी रेशो हो सकता है क्या हो, लेस देन 1 हो। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो 2:3, लेस देन 1 है ये, पता है चीज़। ठीक है, 0.25 बोल दूंगा, रेशो 0.25 है तो लेस देन 1 हो गया, क्या हो गया, लेस देन 1। अब मैं पहले क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, अब समझना ध्यान से मेरी बात को। अगर रेशो मोर देन 1 है और रेशो क्या है, लेस देन 1 है। अब एग्जांपल लेते हैं, मेरा करंट रेशो है वो 3:1 है, तो इसको मैं 3 लाख और 1 लाख कर दूं, बात वही है। ठीक है, अब मैंने सेम अमाउंट से इसमें प्लस करा 50,000 और इसमें प्लस करा 50,000, तो 3,50,000 और ये हो गया 1,50,000, राइट। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, 1 लाख कर देते हैं, ईजी हो जाएगा, ईजिली समझ आएगा। तो कितना हो गया ये, 4 लाख और 2 लाख, कितना रेशो हो गया, 2:1। पहले कितना था, इसका मतलब क्या हो गया, जब मैंने अगर रेशो मोर देन 1 वाला है और मैंने क्या करा, उसके अंदर सेम अमाउंट से प्लस करा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो रेशो डिक्रीज हो जाता है। आपको वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना होता, सिर्फ इतना बताना, इम्प्रूव होगा, डिक्लाइन होगा, नो चेंज। कोई दिक्कत, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
तो फिलहाल के लिए रेशो जो हो गया डिक्रीज हो गया, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद अभी करंट असेट है, करंट रेशो है हमारा 3 लाख अपॉन 1 लाख, ठीक है। अब माइनस करा इसमें से मैंने 50 और माइनस करा 50, तो रेशो 2.5 लाख और कितना हो गया 50,000, तो रेशो कितना हो गया आपका 5:1। अगर क्या है रेशो जो है हमारा मोर देन 1 वाला है और उसमें जब माइनस करते हो सेम अमाउंट से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, रेशो इंप्रूव करता है। रेशो क्या करता है, तो यहाँ पे रेशो डिक्रीज हो गया था और यहाँ पे रेशो क्या हो गया था, इम्प्रूव हो गया था। किसी को दिक्कत, पहले मुझे बताओ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, रेशो करंट रेशो है, करंट रेशो नहीं है, हम मानते क्विक रेशो है, और क्विक रेशो जो है हमारा वो है 1 लाख इज टू 2 लाख, 1 लाख इज टू 2 लाख, उल्टा हो सकता है। इसमें मैंने प्लस करा 1 लाख इज टू 2 लाख, मतलब 0.5 हो गया ना, 0.5 हो गया, कह सकते हैं। प्लस करा 1 लाख प्लस करा 1 लाख, तो रेशो क्या हो गया 2 लाख अपॉन 3 लाख, तो ये हो गया रेशो 0.66। ध्यान दो क्या हो गया 0.6, तो पहले 0.5 था, अब क्या हो गया 0.6। तो जब भी अगर रेशो जो है लेस देन 1 वाला है, तो सिनेरियो में अगर आप सेम अमाउंट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस कर रहे हो, तो रेशो क्या कर रहा है, इंप्रूव करता है। रेशो क्या करता है मेरा बच्चा, इंप्रूव। तो इसका मतलब हमें पहले ये देखना है कि स्टेप नंबर 1 कि रेशो मोर देन 1 वाला है या लेस देन 1, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या देखना है आपने इसके अंदर, क्या सेम अमाउंट से प्लस भी हो रहा है, ठीक है, ये सेम अमाउंट से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो सेम अमाउंट से प्लस हो रहा है और मोर देन 1 वाला है तो रिवर्स इफेक्ट दिखाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। अगर लेस देन 1 वाला है और प्लस हुआ तो भी इंप्रूव हो जाएगा, क्या होगा वो, इंप्रूव। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, क्विक रेशो है 0.5, 1 लाख 2 लाख, -50 -50, राइट, ठीक है। तो कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया 150 और रेशो हो गया 0.33। रेशो क्या हो गया 0.33, चेक करोगे आप, तो रेशो क्या हो गया डिक्रीज, मतलब डिक्लाइन हो गया। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज़ और बीच में लेते हैं, अगर रेशो जो होगा इक्वल टू 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है ना। इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, मतलब इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं, 1 लाख अपॉन 1 लाख, फिर प्लस करूँगा 1 लाख प्लस करूँगा 1 लाख, ठीक है, तो 2 लाख अपॉन 2 लाख ही तो आएगा, नो इफेक्ट आएगा इसमें। क्या आएगा मेरे बच्चे, नो इफेक्ट। चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, 1 लाख अपॉन 1 लाख -50 -50, तो कितना हो गया 50 अपॉन 50, तो क्या आ गया, नो इफेक्ट। तो रेशियो अगर इक्वल टू 1 है तो सेम अमाउंट से प्लस और माइनस करोगे तो नो इफेक्ट है, फिर क्या मेरे बच्चे, नो। तो 3 सिनेरियो क्रिएट कर दिए रेशियो को लेकर मैंने, पहले माइंड में, आपके माइंड में मैंने 3 सिनेरियो क्रिएट कर, एक रेशियो इज मोर देन 1, रेशियो इज इक्वल टू 1 और रेशियो क्या है लेस देन 1। फिर सेम अमाउंट से प्लस होगा या सेम अमाउंट से क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या इसका इफेक्ट होगा। अगर मोर देन 1 वाला है तो रिवर्स इफेक्ट है, तो प्लस होगा तो डिक्रीज कर जाएगा, माइनस होगा तो क्या करेगा वो इंप्रूव कर जाएगा। लेस देन वाले में सेम इफेक्ट है, प्लस करेगा तो रेशो इंप्रूव, माइनस करेगा रेशो क्या होगा, डिक्लाइन। और अगर वो इक्वल टू 1 है तो नो इफेक्ट, टेंशन खत्म। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला, हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक, सबको समझ आया यहाँ तक। अब उसके बाद थोड़ी सी कॉमन सेंस है आपकी, कि अगर वैसे खाली न्यूमरेटर में प्लस करेंगे तो रेशो इंप्रूव होता है, डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे तो रेशो डिक्लाइन होता है, ठीक है। बाकी नॉर्मली क्या है, ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर में प्लस होगा तो रेशो क्या होगा, इंप्रूव, न्यूमरेटर में माइनस तो रेशो क्या होगा, डिक्लाइन। कॉमन सेंस है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे तो रेशो क्या होता है, गिरता है, डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे रेशो क्या होगा, इंप्रूव होगा। यस और नो। तो ये कॉमन सेंस आपके अंदर मैथ्स की होनी चाहिए, बस पहले बात समझ आई, ठीक है। तो ये मैंने फंडामेंटल बताया सब रेशोज के लिए। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शन पकड़ूंगा, उनको करके दिखाऊंगा आपके सामने। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक एकदम फंडा, नेक्स्ट आ जाओ।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स परचेज। आप ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। गुड्स परचेज ₹50,000, ये ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन कब आएगा? जब करंट रेशो होगा। करंट रेशो मेरा 2,00,000 1 लाख। आपको समझ आ रहा है 2 लाख में 2:1, मोर देन 1 वाला है। अब जब मैं गुड्स परचेज करूँगा तो मेरे को 50,000 यहाँ पे प्लस होंगे और माइनस यहाँ से कितने होंगे? 50,000। इन्वेंट्री प्लस कैश आउट, ठीक है। तो इफेक्ट क्या हो गया? नो इफेक्ट। पहले बताओ, ठीक है। अब यही क्विक रेशो होता मगर 2,00,000 1 लाख एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे इन्वेंट्री का प्लस नहीं कर सकते हम, क्योंकि इन्वेंट्री इसमें होती नहीं है। ये क्विक रेशो है, तो क्विक असेट है, तो इसमें माइनस सिर्फ क्या होता है? 50। तो रेशो कितना होता है आपका? 150/1 लाख। तो रेशो पहले क्या था हमारा? 2:1। पर अब न्यूमरेटर से माइनस हुआ है तो रेशो क्या होगा? डिक्लाइन। कोई दिक्कत? सेम ट्रांजैक्शन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। करंट रेशो में भी आ सकता है, क्विक रेशो, और ये एमसीक्यू आ सकता है आपका। अब क्लियर है बेटा एकदम? अब आगे देखो, एग्जांपल नंबर 2 देखो सारे बच्चे। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹1 लाख। मैंने गुड्स परचेज करे उधार में। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख। करंट रेशो में क्या आएगा? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सॉरी यार, 2 लाख अपॉन 1 लाख। हमने गुड्स परचेज करे तो प्लस हो गया इन्वेंट्री कितने से? 1 लाख, और प्लस हो गया क्रेडिटर्स। यहाँ पे आ गई इन्वेंट्री और यहाँ पे क्या आ गए? क्रेडिटर्स। तो आंसर क्या आ गया? 3 लाख अपॉन 2 लाख। रेशो पहले 2:1 था, ये इम्प्रूव कहाँ से हो जाएगा रेशो? 3 लाख अपॉन 2 लाख, ये लेस देन 2 चला गया, पक्का, ठीक है। तो ये आपका डिक्लाइन करता है रेशो। अगर रेशो मोर देन 1 वाला है और तो उसमें प्लस हो रहा है तो क्या होगा? डिक्लाइन करेगा रेशो। कोई दिक्कत? अगर यही क्विक रेशो होता तो 2 लाख के साथ कोई इफेक्ट नहीं आता और 1 लाख के साथ 1 लाख तो आ जाता जो क्रेडिटर्स है। ये क्विक रेशो के अंदर इन्वेंट्री को ऐड नहीं करते, इन्वेंट्री को ऐड नहीं करते। तो ये क्या आता? 2 लाख अपॉन 2 लाख 1:1। रेशो क्या हो गया? डिक्रीज। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख। हमने परचेज करे, अब गुड्स क्या करे? सेल करे। करंट रेशो, करंट रेशो है हमारा 2 लाख अपॉन 1 लाख। सुनना मेरी बात। तो गुड सेल करते हैं तो यहाँ से इन्वेंट्री जाती है 1 लाख रुपए की, इन्वेंट्री गई 1 लाख की, प्लस कैश आया 1 लाख का, राइट और रॉन्ग? तो कितना? 2 लाख अपॉन 1 लाख, नो इफेक्ट। पर एक क्विक रेशो होता 2 लाख अपॉन 1 लाख मान लो, तो इन्वेंट्री तो होती नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्या आता है? कैश आता। कितने का? 1 लाख का। 3 लाख अपॉन 1 लाख, तो रेशो क्या होता? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत सारी बातें लिखवाऊंगा अभी आप। हाँ सर, मैं तो आपका वेट कर रहा था। अच्छा कोई नहीं सर, क्लास चल रही है, क्या चीज? क्लास चल रही है सर। 11th की? नहीं मेरी 12th की चल रही है सर। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है?
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हो सकते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹1,00,000। अब करंट रेशो है हमारा 2,00,000/1,00,000। यस, ध्यान से देखना, माइनस इन्वेंट्री होगी -1,00,000, वो किसके है, इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री चली गई, प्लस क्या आ गए 1,00,000 में, क्या आ गए, डेटर्स। क्या आ गए मेरे बच्चे, किसी को दिक्कत, पक्का? तो कितना आ गया मेरे बच्चे, 2,00,000/1,00,000। तो इसका मतलब कैश में गुड्स हो या क्रेडिट में गुड्स हो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर परचेज़ वाले में फ़र्क पड़ता है, परचेज़ वाले में फ़र्क पड़ता है। कोई दिक्कत? और बताओ, क्विक रेशो होता अगर ये, तो 2,00,000/1,00,000। इन्वेंट्री पे तो इफेक्ट ही नहीं आ सकता, यहाँ पे इन्वेंट्री है ही नहीं हमारे पास इसमें तो, प्लस 1,00,000 के क्या आ गए, डेटर्स। रेशो क्या हो गया हमारा, 3,00,000/1,00,000, इम्प्रूव कर गया, यहाँ पे नो इफेक्ट था। पहले बताओ, किसी को दिक्कत, पक्का? तो रेशो चैप्टर में ये लास्ट पार्ट था, मैंने कहा करवाऊंगा बाद में आराम से, मैं आज समझ आ गया ये अच्छे से। अब आ जाओ, नेक्स्ट लिखो। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 सोल्ड फॉर ₹80,000। 1,00,000 के गुड्स 80 बेच दिए, ध्यान देना। करंट रेशो 2,00,000/1,00,000, 2:1 है, ये 2:1 है। 2,00,000 के गुड्स, इन्वेंट्री 1,00,000 की गई, सॉरी इन्वेंट्री कितनी गई मेरे बच्चे, 1,00,000 की, पर कैश कितना आया बदले में, कैश या डेटर कुछ भी कह लो, कितने का आया, 80 का। तो कितना आ गया मेरे बच्चे, ये 1,80,000। कितना आ गया, 1,80,000/1,00,000। तो रेशो, क्यों मेरा बच्चा, तो क्या हो गया, रेशो क्या हो गया, गिर गया। बट ये क्विक रेशो होता अगर, तो 2,00,000/1,00,000 है, 2,00,000/1,00,000 है, तो इन्वेंट्री का तो इफेक्टिव सिर्फ 80+ होता, तो फिर भी रेशो 280/1,00,000 हो जाता, तो रेशो इंप्रूव करता। ट्रांजैक्शन वही है, पर कहाँ पे यूज़ कर रहे हो आप। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, पढ़ के चले जाना। आपका आज घर पे जाके TS ग्रेवाल के अंदर सारे इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन देख लेना, आप हो जाएंगे। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं डेट इक्विटी रेशोज़ वाले की। फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, या फिर ऐसे ही टोटल एसेट टू डेट वाला, ऐसे पूछ लेगा आपसे, या फिर क्या पूछेगा आपसे, आप प्रोप्राइटरी वाले में क्या होता है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, तो पहले आप रेशो देखोगे, रेशो क्या है। ठीक है, अब मान लो रेशो है हमारा डेट अपॉन इक्विटी, रेशो क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट अपॉन इक्विटी के अंदर ये तीनों रेशो रखते हैं, ये है हमारा मान लो 10,00,000/20,00,000, <1 हो गया। टोटल एसेट्स हमेशा ज़्यादा होंगे, ये मान लो 30,00,000 है, और ये हो गया हमारे पास डेट कितना है, 10,00,000 है। इक्विटी 20,00,000 है, एसेट्स कितने हैं, 30,00,000 है। तो ये क्या हो गया, <1, ये क्या है, <1, ये क्या है, more than 1, और ये क्या है मेरे बच्चे, <1। ठीक है, 3 रेशोज़ को मैं लिया, एक ट्रांजेक्शन का तीनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इशू ऑफ शेयर्स, याद है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स ₹1,00,000। जब मैंने 1,00,000 के शेयर इशू करे, पहले मुझे बताओ, एक तो यहाँ पर आ गया, इक्विटी पे इफेक्ट आएगा, सिंपल डेट इक्विटी वाला रेशो आएगा, क्या है मेरे बच्चे, डेट अपॉन इक्विटी वाला रेशो, तो 10,00,000/20,00,000, 10,00,000/20,00,000। ध्यान से देखना, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1,00,000 नीचे। अगर डिनोमिनेटर प्लस हो रहा है तो रेशो गिरता है, हमेशा गिरेगा रेशो। अगर मेरा रेशो क्या है, टोटल असेट टू डेट रेशो, ध्यान देना, तो टोटल असेट टू डेट कितना है, 30,00,000/10,00,000,
अब सुनो, जब मैं शेयर इशू करूँगा तो इक्विटी तो यहाँ पे नहीं है, पर शेयर इशू करने क्या आता है, कैश आता है। तो मेरे पास कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, मेरे एसेट्स के ऊपर। 1 लाख से एसेट्स बढ़ जाएंगे। और जब खाली न्यूमरेटर इंक्रीज होता है, ठीक है, रेशो क्या होता है, इम्प्रूव। थर्ड रेशो क्या है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और जब शेयर इशू होंगे, पहले इक्विटी कितनी है, 20 लाख की, ये कितना है मेरे बच्चे, 30 लाख का। ध्यान देना, जब शेयर इशू होंगे तो क्या इक्विटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्या टोटल एसेट्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। 1 लाख और 1 लाख। अब ध्यान देखना, रेशो है लेस देन 1 वाला। रेशो क्या है, लेस देन वाला। और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक सेम अमाउंट से इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज होगा। रेशो क्या होगा मेरे बच्चे, इंक्रीज। आपको निकालना नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अब ये वाला। देखो तीनों पे इम्पैक्ट दिखाया मैंने एक ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अब तुम मेरे लिए काम करोगे सारे बच्चे, तीनों रेशो हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या करूँगा मैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्या इम्पैक्ट होगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स ₹1 लाख मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेकर, है ना, ठीक है। सबसे पहले डेट अपॉन इक्विटी, डेट बाई इक्विटी कितना हमारे क्वेश्चन के अंदर, 10 लाख और 20 लाख। तो यहाँ पर डेट में ऐड होगा कितना, 1 लाख। न्यूमरेटर ऐड हो गया, तो न्यूमरेटर ऐड होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, रेशो क्या होगा, इम्प्रूव। फिर सेकंड रेशो क्या था हमारा बेटा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, 30 लाख अपॉन 10 लाख। अब यहाँ पे प्लस होगा 1 लाख, रेशो क्या होगा, पक्की बात है। उसके बाद थर्ड रेशो क्या है हमारा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। एक मिनट, ये ऊपर भी तो आएगा ना यहाँ पे 1 लाख। जब इशू ऑफ डिबेंचर करोगे तो कैश नहीं आएगा आपके पास, तो डुअल इम्पैक्ट नहीं होता, कैश और डिबेंचर्स दोनों आएंगे ना, तो दोनों पे इफेक्ट आएगा ना इसका। अब रेशो क्या है यहाँ पे, मोर देन 1, मोर देन 1 में अगर प्लस हो रहा है तो डिक्लाइन होता है ना। मोर देन 1 वाले रेशो में अगर प्लस हो रहा है न्यूमरेटर, क्या होगा आपका, डिक्लाइन। अब यहाँ बताना मुझे आप, इक्विटी कितनी है और ये कितना है, 30 लाख। ध्यान देना, अब मैंने इशू ऑफ डिबेंचर करें तो यहाँ पे 1 लाख आएगा, बिकॉज कैश आया, कैश इज एसेट। कैश क्या होता है, अब बताओ क्या आएगा, 20। रेशो क्या हो जाएगा आपका, डिक्लाइन। यस और नो, नेक्स्ट आ जाओ, डन। 5 किस चीज़ का, 10 मिनट आज के लिए कर लो मैच, बस आज के लिए। मैंने आज तक कभी नहीं बोला तुम्हें। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू डिबेंचर्स, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, ये पॉसिबल है। हमारे डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ध्यान रखना, हमारे डिबेंचर्स शेयर होते, पर शेयर्स कभी डिबेंचर्स नहीं बन सकते, शेयर्स कभी डिबेंचर्स नहीं बन सकते, ध्यान रखना ये चीज़। चलो जी, अब आ जाओ, फर्स्ट रेशो क्या, डेट अपॉन इक्विटी। सेकंड क्या था हमारा, थर्ड क्या था, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब ध्यान देना, डेट अपॉन इक्विटी क्या था, जल्दी बताओ मुझे, 10 लाख अपॉन 20 लाख। और ये क्या था, 30/10। और ये क्या था, 20/30। ठीक है, अब बताओ, आपके डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो गए 1 लाख रुपए के, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, ध्यान से देखना, डिबेंचर शेयर्स में, तो डिबेंचर्स माइनस हो गए और शेयर्स क्या हो गए, प्लस हो गए। यस और नो। अब तो कॉमन सेंस है, रेशियो क्या करेगा आपका, डिक्लाइन करेगा, ऊपर से माइनस नीचे से प्लस, वैसे ही डबल डिक्लाइनिंग हो गई। तो अब यहाँ पर ठीक है, डिबेंचर्स माइनस हो गए कितने से, 1 लाख से, और असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया, असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो रेशोस क्या करेगा यहाँ पर आपका, नीचे से आ रहा है, ये इम्प्रूव करेगा, राइट। यहाँ पे बताना मुझे, इक्विटी प्लस हो गई और नीचे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो क्या होगा,
क्यों डिक्लाइन करेगा भाई, प्लस हुआ है ना, तुझे मैथ्स नहीं लेनी चाहिए थे भाई, अभी मौका है। डन, कोई दिक्कत, पक्का। 2 पॉइंट्स और बताऊंगा बस मैं, 2 पॉइंट्स बस। बोनस इशू, नेक्स्ट क्या आ गया, बोनस इशू। बोनस इशू में होता है, चलो वैसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस होते हैं, कि बोनस कहाँ से आता है, रिजर्व एंड सरप्लस से। और क्या होता है उसके अंदर, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो और ये दोनों की दोनों किसका पार्ट है, इक्विटी का ही पार्ट है, कहीं और तो इफेक्ट आते ही नहीं है इसके, तो इसका नो इफेक्ट होता है हमेशा। क्या होता है इसका, ये लिख के रख लो बस। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इसमें क्या होता है, असेट्स आते हैं और शेयर्स भी आते हैं, दोनों प्लस होते हैं। अब तुम अपने आप देख लोगे जाके तीनों में क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। असेट आते हैं, याद है, असेट खरीदा और क्या हुआ, शेयर्स भी आ गए, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, याद है, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, ठीक है। इसमें क्या होता है, असेट्स क्या होते हैं मेरे बच्चे आपके, असेट्स क्या होते हैं, प्लस, और डिबेंचर्स डेट भी क्या होते हैं, प्लस। तो इसका इम्पैक्ट परसीव कर लोगे अब तो, आई थिंक अब तो सब कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। तो ये टोटलिटी में जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया, आज घर जाके आपको सारा चेक कर लेना है, काम बन जाएगा। अब रेशो चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के